सभी इतिहास प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। दोस्तों, चूँकि निकट भविष्य में परीक्षाएं होने वाली हैं, इसलिए आज फिर से जो चर्चा के लिए जो विषय चुना है हमने, वो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चुना है। आज का जो टॉपिक है वो है मैटरनिक सिस्टम या मैटरनिक नीति। मैटरनिक, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ही वॉज द सिंबल ऑफ रिएक्शन एंड फ्यूडलिज्म। मैटरनिक जो है वो प्रतिक्रिया एवं सामंतवाद का प्रतीक था और वह क्रांति विरोधी विचारधारा का पोषक था। फ्रांस की क्रांति से जो विचारधारा उत्पन्न हुई थी उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसके पहले कि हम मैटरनिक की नीति के बारे में बात करें, थोड़ा सा आपको मैटरनिक का परिचय दे दें। काउंट क्लीमेंस मैटरनिक 15 मई 1773 ईस्वी को पैदा हुआ था कार्टलेज नामक नगर में। उसका पिता पवित्र रोमन सम्राट के यहाँ काफ़ी ऊंचे पद पर काम करता था और इसका जो कार्टलेज प्रदेश था, वहाँ पे राइन नदी के किनारे इनके पास एक बड़ी जागीर थी। जब नेपोलियन अपनी विजय अभियान चला रहा था तो उसने इस पे अपना अधिकार कर लिया था। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर के या बहुत सारे प्रवासी लोग आकर के कार्टलेज में बस गए थे। उन्होंने वहाँ शरण ले ली थी। बहुत सारे उसमें सामंत भी थे, कुलीन भी थे। जो आतंक के राज्य के समय, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी आतंक के राज्य के ऊपर, तो उस समय बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर के कार्टलेज में चले आए थे। तो इन पर जो अत्याचार हुए थे क्रांति के समय में, जो भगोड़े थे ये लोग, जो है जो भाग गए थे वहाँ से, तो उनसे बहुत सारी बातें सुन करके मैटरनिक बहुत चिढ़ता था। इसलिए धीरे धीरे जो है वो क्रांति विरोधी विचारधारा उसकी हो गई। 1795 ईस्वी में मैटरनिक का विवाह ऑस्ट्रिया के चांसलर प्रिंस कानिज की पोती के साथ हुआ और इस विवाह से मैटरनिक की शक्ति और मैटरनिक की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई। यूरोप के जो भी सम्मानित व्यक्ति थे उन सब से परिचय करने का उसको अवसर प्राप्त हुआ और इसी क्रम में वह बर्लिन, रूस और फ्रांस राजदूत बनकर गया। नेपोलियन के दरबार में भी कुछ दिन वह ऑस्ट्रिया के राजदूत के रूप में कार्यरत रहा। 1809 ईस्वी में मात्र 36 वर्ष की अवस्था में उसे ऑस्ट्रेलिया का चांसलर नियुक्त किया गया और वह इस पद पर 39 साल तक काम करता रहा। मित्रों, मैटरनिक अपने युग का एक महान राजनीतिज्ञ था और 1815 ईस्वी से लेकर के 1847 ईस्वी तक उसने यूरोप की राजनीति को जैसे चाहा वैसे अपनी उंगलियों पर नचाया। उसने यूरोप की राजनीति को बहुत प्रभावित किया। वह एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था और जैसे कि इतिहासकार हेज उसके बारे में लिखते हैं कि ही वॉज एन ओल्ड फैशन क्लासिसिस्ट एंड इन पॉलिटिक्स ही वॉज ए रिएक्शनरी। तो उसे ओल्ड फैशन क्लासिसिस्ट कहा है हेज ने, और रिएक्शनरी या प्रतिक्रियावादी तो वह था ही। वो स्टेटस को में विश्वास रखता था। कहा करता था कि कीपिंग थिंग्स एज दे आर, कि जो चीज़ें जैसे चली आ रही हैं उनको उसी प्रकार से रखा जाए। राजा को वह ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और उसका यह मानना था कि राजा को निरंकुश रहने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए अगर राजा निरंकुश ढंग से शासन कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका विचार था कि
डेमोक्रेसी कुड चेंज डे लाइट इनटू द डार्केस्ट नाइट, अर्थात कि लोकतंत्र दिन के उजाले को भी रात के अंधेरे में परिवर्तित कर सकता है। वह राष्ट्रीयतावादी भावनाओं का विरोधी था, क्रांति की जो भावनाएं थी उसका विरोधी था, क्रांति के बाद यूरोप में जो उदारवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था वह उसका विरोधी था, लोकतंत्र का विरोधी था। उसका यह कहना था कि यूरोप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, संपूर्ण विश्व का भार उसी के ऊपर है, ऐसा वो मानता था। दोस्तों, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ऑस्ट्रिया एवं यूरोप के अन्य राज्यों को यथापूर्व स्थिति अर्थात जैसे वो पहले थे फ्रांस की क्रांति के पहले, उसी स्थिति में बनाए रखना चाहता था, जिसे कहते हैं कि स्टेटस को मेंटेन करना चाहता था, यथा स्थिति को बनाए रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के विचारों व नेपोलियन की महत्वाकांक्षी विजयों ने यूरोप की प्राचीन व्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर दिया था। 1815 ईस्वी में यूरोप में उदारवाद तथा राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती जा रही थी। ऐसे में यूरोप के मित्र राष्ट्रों ने 1815 में प्राचीन व्यवस्था के लिए एक सम्मेलन किया, जिसमें मेटरनिक का मात्र यह कथन कि शासन करो किंतु बदलो नहीं, मेटरनिक का यह कथन ही उसके व्यक्तित्व को स्पष्ट कर देता है। यानी कि वह किसी तरह के परिवर्तन के खिलाफ था। क्रांति के बाद जो परिवर्तन हो रहा था उसको वह पसंद नहीं कर रहा था। वियना व्यवस्था से लेकर के 1848 ईस्वी तक मेटरनिक अपने इसी व्यक्तित्व व उद्देश्य की सफलता के प्रयासों के कारण यूरोप की राजनीति पर छाया रहा और प्रतिक्रियावाद को ऑस्ट्रिया में एवं ऑस्ट्रिया को यूरोप में प्रभावशाली बनाए रखने का प्रयास करता रहा। प्रोफेसर निकलसन के शब्दों में वह अस्थायित्व को ही क्रांति द्वारा उत्पन्न अव्यवस्था को रोकने का एकमात्र उपाय मानता था और इसके लिए उसने जो प्रयास किए वही मेटरनिक नीति के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इन्हीं नीतियों के द्वारा वह 39 साल तक बिना किसी युद्ध के यूरोप की राजनीति को संचालित करता रहा। यह एक कटु सत्य है। मेटरनिक की यह निश्चित मान्यता थी कि आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। वियना व्यवस्था से ही वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता रहा। वियना कांग्रेस में मेटरनिक का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के साम्राज्य की सीमाओं को फ्रांस से दूर रखना था। ध्यान दीजिएगा, तो मेटरनिक का उद्देश्य वियना कांग्रेस में क्या था कि ऑस्ट्रिया के साम्राज्य की सीमाओं को फ्रांस से दूर रखना था। क्यों दूर रखना था? जिससे फ्रांस के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव ऑस्ट्रिया पर न पड़े। इसके साथ ही फ्रांस की सीमाओं पर दो शक्तिशाली राज्यों का निर्माण तथा ऑस्ट्रिया की सीमाओं व शक्ति का विस्तार उसके प्रमुख उद्देश्य रहे। मेटरनिक वियना कांग्रेस के निर्णयों को प्रभावित करने में सफल रहा। कांग्रेस के वैध अधिकार सिद्धांत तथा शक्ति संतुलन के सिद्धांतों में मेटरनिक का पूरा योगदान रहा। वियना सम्मेलन द्वारा इलीरिया प्रदेश प्राप्त कर उसने ऑस्ट्रिया की सामुद्रिक शक्ति में वृद्धि की
तथा रूस से गैलिशिया एवं बवेरिया से टिराल के क्षेत्र प्राप्त किया। अपनी राजनैतिक कुशलता से इसने हैब्सबर्ग साम्राज्य को मध्य यूरोप में शक्तिशाली बना दिया था और अब इसकी विदेश नीति का मूल उद्देश्य यूरोप में शांति बनाए रखना एवं वियना सभा द्वारा निर्मित व्यवस्था को नष्ट होने से बचाए रखना था। तो इन उद्देश्यों से ही मेटरनिक ने पवित्र मैत्री संघ एवं चतुर्मुखी संधि में भाग लिया। पवित्र मैत्री संघ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होली अलायंस, चतुर्मुखी संधि जिसे कहते हैं क्वाड्रुपल अलायंस। तो इन अलायंसेस में, इन संघों में मेटरनिक ने भाग लिया और इनके माध्यम से ही प्रशा, रूस व फ्रांस के शासकों को यूरोप में क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए समझाने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त यूरोप में ऑस्ट्रिया के प्राधान्य को बनाए रखने के लिए यूरोपीय राज्यों का शक्ति संतुलन भी बनाए रखने का प्रयास किया गया। चतुर्मुखी संधि द्वारा ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशा व इंग्लैंड ने यूरोप में शांति बनाए रखने का कार्य अपने हाथों में लिया। चूंकि इसमें 4 देश थे, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशा व इंग्लैंड, तो इसलिए इसे चतुर्मुखी संधि कहा जाता है। तो इन्होंने यूरोप में शांति बनाने का प्रयास किया। इस संघ के प्रथम सम्मेलन में मेटरनिक ने यह मांग स्वीकृत कराई कि किसी भी देश में यदि राष्ट्रवाद की भावना का अभ्युदय हो रहा हो तो अन्य देशों को संगठित होकर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए कि वो नहीं चाहता था कि क्रांतिकारी विचारों का प्रसार हो या राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हो। तो इस नीति का अनुसरण करते हुए ऑस्ट्रिया ने पीडमोंट व नेपल्स के विद्रोहों को सैन्य शक्ति से दबा दिया। पीडमोंट और नेपल्स इटली के प्रदेश थे। पीडमोंट जो था वो इटली के एकीकरण का नेतृत्व कर रहा था और वहाँ और नेपल्स में राष्ट्रवादी विचारधारा से लोग ओतप्रोत हो रहे थे और चूंकि मेटरनिक प्रतिक्रियावादी था इसलिए उसने सैन्य शक्ति से इनके विद्रोहों को दबा दिया। तो इस प्रकार मेटरनिक को किसी भी यूरोपीय राज्य में हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त हुआ। इसी सभा के दूसरे सम्मेलन जो कि ट्रोपो में हुआ था उसमें इंग्लैंड के विद्रोह करते रहने पर भी मेटरनिक ने यह अधिकार चाहा कि यदि किसी देश में क्रांति हो और उससे अन्य देशों को खतरा हो तो उन्हें उस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। फलतः नेपल्स, पीडमोंट आदि के विद्रोह दबा दिए गए। मेटरनिक की नीति सफल रही एवं इटली पर उसका अधिकार हो गया। अभी इटली का एकीकरण नहीं हुआ था। इटली अपने एकीकरण के लिए प्रयास कर रहा था। जर्मनी भी प्रयास कर रहा था प्रशा के नेतृत्व में और मेटरनिक इनका एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इटली और जर्मनी या प्रशा, पीडमोंट और प्रशा, इन दोनों को ऑस्ट्रिया से युद्ध करना पड़ा था अपने एकीकरण के लिए। तो मित्रों, संयुक्त व्यवस्था के बंद हो जाने के बाद भी मेटरनिक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिक्रियावाद का अनुसरण करते हुए छाया रहा। स्वयं ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में कठोर एकतंत्री शासन स्थापित किया उसने और उसकी सफलता के लिए प्रयास निरंतर जारी रखा। एकतंत्रीय शासन की सफलता के लिए तत्कालीन ऑस्ट्रियन साम्राज्य का निर्माण छोटे छोटे राज्यों से मिलकर के हुआ था जिसमें अनेक जातियों के लोग निवास करते थे। अतः
उनमें स्वतंत्रता एवं समानता के विचार न उभरें, इसलिए मेटरनिक ने क्रांति के विचारों को कुचलने के उद्देश्य से इन राज्यों में रहने वाली विभिन्न जातियों के लोगों विभिन्न जातियों के लोगों के बीच में जो नए विचार थे उनको पनपने नहीं दिया। उसने जो है इन जातियों के प्राचीन रूढ़िवादी विचारों को उभार कर इनमें आपसी वैमनस्य उत्पन्न करना चाहा, इन्हें आपस में लड़ाना चाहा। इसी के निमित्त बोहेमिया में जर्मन सैनिक टुकड़ियां तथा इटली में हंगरी के सैनिक भेजे गए। साथ ही यह भी आदेश हुआ कि ऑस्ट्रियन साम्राज्य में कोई भी साहित्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकेगा एवं न ही कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम या कार्यक्रम हो सकेगा। साहित्य दोस्तों, यहाँ साहित्य से मतलब क्या है कि जो प्रगतिशील साहित्य है, यानी कि ऐसा साहित्य जो राष्ट्रवादी भावना से ओतपोत हो, जो क्रांति की विचारधारा से ओतपोत हो, तो उनको बैन कर दिया गया। साथ ही साथ इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया जिनसे इस तरह के विचारों का प्रसार होता हो, युवाओं में खास करके। साथ ही गुप्त क्रांतिकारी संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक कार्ल्सबाद नामक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके अनुसार समाचार पत्रों तथा शिक्षण संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नवीनता के इच्छुक क्रांति समर्थकों का पता लगाने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की गई तथा व्यक्तिगत संगठनों पर रोक लगा दी गई। तो मेटरनिक की कठोर व्यवस्था के संबंध में जैसा कि कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि जहां कहीं भी ऑस्ट्रिया देश की सीमा किसी अन्य देश की सीमा को छूती थी, वहां चुंगी चौकियों के साथ ही साथ कठोर साहित्यिक प्रतिबंध लगा हुआ था। प्रत्येक विदेशी पुस्तक को तब तक ऑस्ट्रिया में नहीं आने दिया जाता था जब तक ऑस्ट्रिया का प्रशासन संतुष्ट नहीं हो जाता था कि उसमें युवा वर्ग की भावनाओं को भड़काने वाले तत्व नहीं है उन पुस्तकों में, यानी उन पुस्तकों में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि युवा वर्ग की भावनाएं भड़क जाएं। तो इस प्रकार मेटरनिक नीति का सर्वप्रमुख लक्ष्य ऑस्ट्रियन साम्राज्य की रक्षा करना था और यह तभी संभव था जब इसकी विभिन्न जातियों में राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्रता की भावना न आने पाए, यानी ऑस्ट्रिया में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना न आने पाए। और इसी से मेटरनिक अपने संपूर्ण शासनकाल में नवीन विचारधाराओं का विरोध करता रहा। इस प्रकार 1822 ईस्वी तक यूरोपीय संघ के कारण मेटरनिक अपनी नीति द्वारा यूरोप में प्रभावशाली रहा, किंतु 1823 ईस्वी में मुनरो सिद्धांत तथा 1830 की जुलाई क्रांति ने इस पर घातक प्रहार किए और यूरोप के बड़े राज्यों में दो परस्पर राजनैतिक संगठन बन गए। एक ओर फ्रांस व ब्रिटेन, तो दूसरी ओर ऑस्ट्रिया, प्रशा व रूस। 1830 से 1833 के मध्य मेटरनिक की जर्मनी नीति के कारण पश्चिमी देशों में इसका विरोध बढ़ा, किंतु 1833 में मुखेनग्राड्स समझौते द्वारा रूस ने ऑस्ट्रिया की दमनकारी नीति का समर्थन किया। इसी प्रकार 1840 में रूस, प्रशा, इंग्लैंड व ऑस्ट्रिया ने लंदन संधि द्वारा सहयोग करने के निर्णय से यूरोप में मेटरनिक का प्रभाव एक बार फिर से स्पष्ट हो जाता है।
तो कुल मिलाकर के देखें तो मेटरनिक जो है यूरोप की राजनीति में प्रभावशाली बना रहा। किसी न किसी तरीके से वह अपनी बात मनवाने का प्रयास करता था। स्पष्ट है कि 1815 से 1848 तक मेटरनिक ने राष्ट्रीयता व अंतर्राष्ट्रीयता के क्षेत्रों में अपने विचारों के प्रभुत्व को बिना किसी युद्ध के स्थापित करने में सफलता पाई। उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन अपने विचारों को वह हर जगह स्थापित करने में सफल हुआ। इसीलिए इस काल को मेटरनिक युग कहा जाता है, जो कि अतिशयोक्ति नहीं है। किंतु मेटरनिक की ये सफलताएं अस्थायी सिद्ध न हो सकी। उसकी जो सफलताएं थीं दे वेर नॉट परमानेंट, अस्थायी नहीं थी। वो यह कहा जा सकता है कि मेटरनिक यह नहीं समझ सका कि 1815 का यूरोप 1789 का यूरोप नहीं है। इसी कारण काफी समय बीत चुका था, 1789 से 1815 तक समय बदल रहा था। समय की नब्ज को वह पहचान नहीं पाया। इसी कारण एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में मेटरनिक खरा नहीं उतरता है। एक सफल कूटनीतिज्ञ की आधारभूत आवश्यकता यह होती है कि वह समय की आवश्यकता के साथ अपनी नीतियों का निर्माण करे और समय के साथ अपनी नीतियों का सामंजस्य बैठाए। जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के साथ अपनी नीतियों का सामंजस्य बैठाए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की नीतियों का जन्म इतिहास के गर्भ से होता है, अतः उनका सम्मान करना चाहिए। इसी से स्थायित्व आता है। किंतु मेटरनिक में इसका पूर्ण अभाव रहा। वह यह नहीं समझ सका कि इतिहास सदैव प्रगतिशील होता है। अपनी नीतियों के द्वारा मेटरनिक ने इतिहास को पीछे ढकेलने का प्रयास किया, जो कि समय के प्रतिकूल था। वह उल्टी धारा में तैरना चाहता था, वह उल्टी दिशा में जाना चाहता था, जिसमें वह सफल नहीं हुआ। उसने राष्ट्रीयता व उदारवादी विचारों से किसी प्रकार समझौता न करके उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया। वह यह नहीं समझ पाया कि विचारक को तो समाप्त किया जा सकता है, किंतु विचारों को नहीं। ध्यान दीजिए कि विचारक को तो समाप्त किया जा सकता है, किंतु विचारों को नहीं समाप्त किया जा सकता। इसने विचारों को जितना दबाना चाहा, मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर वे विचार कौन से हैं तथा उन्हें दबाए जाने का कारण क्या है। जिज्ञासु लोगों ने विचारों को खोजना आरंभ किया। परिणामतः विचार समाप्त होने के बजाय और फैलते गए, क्योंकि ये विचार भावनात्मक थे, लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए थे। इतिहासकार बुलवर्ड का विचार है कि विश्व इतिहास मूल रूप से मनुष्य की प्रकृति से संघर्ष की कहानी है, और इस संघर्ष में जब तक मानव समाज में एकता रहती है तब तक वह विजयी रहता है, किंतु अकेले विजय पाना संभव नहीं है। तो मित्रों, अगर बुलवर्ड की विचारधारा को हम देखें, इस पर हम चिंतन मनन करें, तो हम पाते हैं कि इस विचारधारा के अनुसार यदि मेटरनिक को परखा जाए तो वह अकेले युद्ध कर रहा था। मेटरनिक अकेले युद्ध कर रहा था। संपूर्ण समाज उसका विरोधी था। संपूर्ण समाज जो है वो विरोधी विचारों का पोषक था, यानी मेटरनिक के विरोधी विचारों का। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को वह पृष्ठभूमि बना करके अकेले संघर्ष कर रहा था। अतः निश्चित था कि वह पराजित होता, और अंत में वह पराजित हुआ भी।
यही कि एक निश्चित काल के पश्चात वह सफल नहीं हो पाया। व्यवस्था का अत्यधिक केंद्रीकरण करके मेटरनिक ने समाज के अंदर एक तनाव उत्पन्न कर दिया था। प्रत्येक प्रांत की अपनी परंपराएं और संस्कृति होती है और वहाँ के लोग अपने ढंग से जीना चाहते हैं, किंतु मेटरनिक ने परंपराओं एवं संस्कृतियों को मान्यता न प्रदान कर के उनके इन विचारों का विरोध किया था। परिणामतः सभी के अंदर मेटरनिक विरोधी भावना बड़ी तेजी से जन्म ले रही थी और यह कहना अनुचित न होगा कि स्पेनिश साम्राज्य का अंत इसी कारण से हुआ। साहित्य पर प्रतिबंध होने के कारण बुद्धिजीवी वर्ग भी नाराज था और बुद्धिजीवी वर्ग ने भी मेटरनिक के विरोधियों को सहयोग दिया। इसी प्रकार मेटरनिक विचारों को उत्पन्न करने व प्रभावी बनाने वाले स्रोतों को समाप्त कर पाने में असफल रहा, क्योंकि औद्योगिकरण के बढ़ते हुए प्रभाव के फलस्वरूप मध्य वर्ग जन्म ले रहा था समाज में, और वास्तव में यही मध्य वर्ग धीरे धीरे मेटरनिक का सबसे बड़ा विरोधी हो गया। अतएव इस मध्यम वर्ग को ही वह कुचलना चाहता था, जिसके लिए यह आवश्यक था कि औद्योगिकरण को समाप्त किया जाए, और ऐसा करना मेटरनिक के लिए संभव नहीं था। अतः परिस्थितियों ने उसे बाध्य कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी व उदारवादी विचार फैलते चले गए। अतः यदि यह कहा जाए कि औद्योगिकरण ही मेटरनिक के पतन का मूल कारण रहा तो अनुचित नहीं होगा। परिणामतः 1848 ईस्वी में इन अप्रगतिशील विचारों से तंग आकर जनता ने मेटरनिक को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य कर दिया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ग्रीस के दुखांत नाटकों की भांति ही मेटरनिक नीति की सफलता ने ही उस राज्य को यानी ऑस्ट्रिया को पतन के कगार पर ला खड़ा किया। जिस राज्य को सुरक्षित रखने के लिए मेटरनिक ने इतने प्रयास किए थे, अंत में वह पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो मित्रों, स्पष्ट है कि मेटरनिक नीति एक निदेशात्मक एवं अवसरवादी नीति थी और उच्च आदर्शों के द्वारा प्रेरित नहीं थी, किंतु वह दबी हुई तथा थकी हुई पीढ़ी के लिए एक आवश्यक व्यक्ति सिद्ध हुआ, क्योंकि तत्कालीन समाज के लिए शांति एक अनिवार्य तत्व था, जिसे प्रदान करने में मेटरनिक काफ़ी सफल रहा था, खास करके ऑस्ट्रिया में। निस्संदेह मेटरनिक के काल को मेटरनिक युग की संज्ञा दी जा सकती है, किंतु मेटरनिक को एक असाधारण राजनीतिज्ञ की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा निश्चित रूप से पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, आप इस चर्चा के ऊपर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।